जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अध्ययन भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। तो आज का प्रसंग है सिलेबस के ऊपर, जिसको हिंदी में कहते हैं विषय वस्तु। भागवत की विषय वस्तु। विषय वस्तु से तात्पर्य यह होता है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता देते हैं। विषय वस्तु वह तथ्य होता है जिसके माध्यम से आप ये जान पाते हैं कि आखिर हमको भागवत में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, हालांकि भागवत में जो जीवन से संबंधित पहलू हैं उन तमाम पहलुओं को इसमें अध्ययन किया जाता है। तो आज जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किन अध्याय के माध्यम से इसमें डिवाइड किया गया है, तो आखिर किस अध्याय में कितना और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इसी तथ्य को जानने का प्रयास करते हैं। और जो लोग अभी जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो में कमेंट करना ना भूलिएगा, और हो सके तो शेयर भी करिए, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, लाइक करने से पता चलता है कितने लोग इंटरेस्टेड है और कितने लोग आप लोग सीख रहे हैं। ठीक है ना, और नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आज का विषय हम प्रारंभ करेंगे कि आखिर भागवत की विषय वस्तु क्या है। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं, और जब भी क्लास लें तो अपने साथ अपनी नोटबुक, जो कि हम प्रथम दिवस में ही बताए थे कि नोटबुक बनाना है। ठीक है, तो नोटबुक बनाए हैं जो लोग, तो वो लोग अपनी नोटबुक ले लें, और जो लोग नोटबुक नहीं बनाए हैं वो लोग फिर से बना लें। ठीक है, अब चूंकि लिखेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, देखने के साथ लिखिए और एक बार में ना समझ में तो दोबारा देखिए। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम दिवस का जैसे पहले भागवत का महात्म्य है। ठीक है, भागवत ठीक है, भागवत महात्म्य। ओके, तो आपको महात्म्य क्या पढ़ना है? ज्ञान और वैराग्य का क्लेश। इसको लिखते जाइए, ज्ञान और वैराग्य का क्लेश। ठीक है ना, पहला है ज्ञान और वैराग्य का, इसको एक डाल देते हैं, ज्ञान और वैराग्य का क्लेश। और दूसरा क्या है? गोकर्ण धुंधकारी की कथा। गोकर्ण और ठीक है ना, इसको लिख लीजिए पहले। अब देखिए, अब आप लोग ये संशय में थोड़ा पड़े रहेंगे, या फिर ये आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि इसमें तो समय बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं बोर्ड में। हाँ, हम भी मानते हैं, हम चाहें तो इसको डिजिटली तरीके से सीधे आपके स्क्रीन पर लिख दें, जो कि आपको स्पष्ट रूप से समझ में भी आएगा। लेकिन जो चीज़ पढ़ने में इसमें आनंद आता है और जो चीज़ इसमें माइंड में आप में छपता है वो उसमें नहीं आता। क्योंकि हम भी जब अध्ययन करते हैं, यदि हमें इस तरह से बताया जाता है तो हम अपने अकॉर्डिंग, कुछ लोग और जब जिनसे पूछा गया तो स्टडी में यही पता चलता है कि अगर बोर्ड में हाथों से लिखा जाता है थोड़ा पढ़ने में सुटेबल रहता है। ठीक है, इसलिए हम इस तरीके से बता रहे हैं। तो इसको लिखते जाइए। ये भागवत महात्म्य का है, जिसमें ज्ञान और वैराग्य का क्लेश है, और दूसरा गोकर्ण धुंधकारी की कथा है। ये आपको हम संक्षिप्त वाला बता रहे हैं। ठीक है, और यही, इससे बाहर आपको कहीं नहीं जाना है। ठीक है ना, इसको हमने लिख लिया है, इसको स्टडी किया है। पहले स्टडी करने के बाद इसको एक संक्षिप्त रूप में लिखे हैं और इसको बता रहे हैं। ठीक है, तो यदि ऐसा लग रहा है कि नहीं समय बर्बाद हो रहा है, अगर आपको बोरियत महसूस हो रही है तो फिर मत देखिए। अगर इंटरेस्ट लग रहा है तो एकदम देखिए और अच्छे से अध्ययन करिए। थोड़ा समय लगेगा, धैर्य रखिए और सीखते जाइए निरंतर। अभी तक तो आप लोग इसमें सीख रहे थे नॉर्मल तरीके से। ठीक है, अब आपको थोड़ा टफ पड़ेगा। अभी आप प्राइमरी में थे, अब अपर प्राइमरी में जाएंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। अभी तो और मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तो इसलिए घबराएं नहीं। अगर थोड़ा मेहनत आप करेंगे, थोड़ा हम करेंगे, इस तरह से हो जाएगा।
अब प्रथम स्कंद का, ठीक है, अब आते हैं प्रथम स्कंद। इसको डाल लीजिए, आप भी जैसे हम लिख रहे हैं इसी तरह लिखिए, और चाहे तो और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रथम स्कंद का, ठीक है ना। इसमें क्या है, भगवान के अवतारों का वर्णन है, ठीक है, भगवान के अवतारों का वर्णन, ठीक है ना। पहला भगवान के अवतारों का वर्णन, फिर व्यास और नारद जी का संवाद, व्यास और नारद संवाद, नारद जी ही है, मैं नारद लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, आप लोग नारद जी लिखिएगा, इन्हीं के आप भी, है ना। महाभारत की अंतिम घटनाएं, महाभारत की अंतिम घटना, ठीक है ना, एक घटना इसको लिखिएगा, ठीक है ना। और फिर परीक्षित का जन्म और पांडवी का महाप्रस्थान, पांडवों का महाप्रस्थान, परीक्षित का जन्म और पांडवों का महाप्रस्थान, ठीक है, पांडवों का कलयुग का आगमन, ठीक है। अब यहाँ लिख लें पश्चिमी में कलयुग का आगमन, कलयुग का आगमन, ठीक है, कलयुग का आगमन लिख लें, इसको लिख लीजिए, इतना है। ये प्रथम स्कंद का है। प्रथम स्कंद में पहला क्या है, भगवान के अवतारों का वर्णन है, फिर व्यास और नारद जी का संवाद है, व्यास और नारद जी का, फिर तीसरा है महाभारत की अंतिम घटनाओं का वर्णन है, फिर परीक्षित जी का जन्म और पांडवों का महाप्रस्थान है, फिर इसी में कलयुग का अवतार होता है, ठीक है। ये प्रथम स्कंद का है। इसको आप लोग लिख लें अच्छे से और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जो ना समझ में आ रहा है, देखिए भगवान के अवतारों का वर्णन, इसीलिए हम लिखने के साथ साथ बोल भी रहे हैं, ठीक है। ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज कर लें, आपके पास ये सुविधा है, वीडियो को पॉज करें फिर उसको देखें, अगर अच्छे से आप लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। देखिए शर्त ये कहता है, अगर आप लोग समय इसको नहीं दे पाएंगे तो फिर ये आपके लिए भी कुछ नहीं करेगा। भागवत के लिए, न केवल भागवत के लिए, कुछ भी अगर आपको काम करना है तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हम समय नहीं देंगे ऐसे ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मेहनत आपको करना पड़ेगा। अभी आप लोगों को अगर हम एक वीडियो ऐसी बना दें कि पूरा दिन का रूटीन अगर हम अपना बना दें, हम कल ही आ रहे हैं, हम एक जगह मीटिंग थी तो वहाँ से आ रहे थे, पूरी रात हम जगे हैं, लेकिन आज हमने सोचा अगर आज भी प्रसंग को डिले करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सोमवार वाला जो प्रसंग था आज डाल रहे हैं। इतना मतलब आप लोग देख रहे हैं कि अगर उसमें दिख रहा होगा पसीना, यहाँ फैन चला नहीं सकते, फैन चलाएंगे तो उसकी आवाज़ खड़खड़ कर आएगी, ठीक है, तो बहुत दिक्कत करेगा। हालांकि खड़खड़ नहीं आती, सुधरा हुआ है, लेकिन समस्या है कि ये कैच कर लेता है माइक, इसलिए पंखे को, कूलर को, सबको बंद रखना पड़ता है। तो चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। कोई नहीं, आप लोग अच्छे से अध्ययन करने के लिए अगर तैयार हैं तो हम आपसे डबल मेहनत करेंगे, ठीक है। और चूँकि जो भागवत में सिलेबस दिया था हमें वो याद करवाया गया था, हम थोड़ा आपके लिए अलग से लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को और सुटेबल ढंग से पढ़ा जा सके। तो प्रथम हमने बता दिया, अब द्वितीय तो सरल ही है, ठीक है। द्वितीय स्कंध को हम नहीं मिट करेंगे, ठीक है। द्वितीय स्कंध, ठीक है। इसमें क्या है, तत्व ज्ञान का उपदेश, तत्व ज्ञान का उपदेश, तत्व ज्ञान का उपदेश, ठीक है। ये तत्व ज्ञान का उपदेश है, ठीक है। द्वितीय स्कंध आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगली ओर। तो अब आता है हमारा तृतीय, ठीक है ना।
तृतीय स्कंद। इससे आपको बेनिफिट ये होगा, अगर हम सीधे उसमें करते, इसको चाहते तो इसमें सीधे आपको लिखा लिखा मिल जाता, पूरा स्पष्ट समझ में भी आता, लेकिन याद वो ना होता, वो कुछ समय तक रहता। ऐसे देखें तो बुक में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम क्या उसको याद कर पा रहे हैं, नहीं याद कर पाए। इसलिए अगर ऐसे लिखा रहता है तो थोड़ा समझ में आता है। इसलिए ये ना सोचे कि अगर सीधे सीधे मिल जाता, मेहनत जितनी ही करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपका होगा। इसलिए मेहनत बढ़िया से करिए। विदुर और उद्धव संवाद, ठीक है, विदुर और उद्धव संवाद, ठीक है ना, विदुर और उद्धव संवाद। मैत्रेय मुनि का विदुर को उपदेश, सेकंड है मैत्रेय मुनि का विदुर को उपदेश, ठीक है, उपदेश और ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना, ठीक है, यहाँ आप की जोड़िएगा की, ठीक है ना, यहाँ सनकादि द्वारा, ठीक है ना, सनकादि द्वारा भगवान के पार्षदों को श्राप, भगवान के पार्षदों को श्राप, ठीक है। ये चौथा, इसमें और है क्या? इसको पहले लिखिए, अभी इसमें स्पेस नहीं है, ठीक है ना, तृतीय स्कंद का, इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तृतीय स्कंद में क्या क्या है? विदुर और उद्धव का संवाद, फिर दूसरा क्या है? मैत्रेय मुनि का विदुर को उपदेश, फिर तीसरा है ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना, और फिर सनकादि द्वारा भगवान के पार्षदों को श्राप। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलिए इसी में अभी इसका और है, अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिर आता है हिरण्याक्ष का वध, ये फिफ्थ है ना। हिरण्याक्ष का वध, फिर शिक्षा है भगवान कपिल का माता देवहूति को उपदेश। देवहूति को उपदेश। ठीक है, ये इतना इसमें है। ठीक है, ये तीसरा हो गया। अब चलिए समझ में आ रहा है ना? हिरण्याक्ष का वध, भगवान कपिल का माता देवहूति को उपदेश, ये तीसरा है, इसको लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, नौवां दसवां थोड़ा बड़ा है, अब चतुर्थ में आते हैं। ठीक है, मैं यहाँ फोर्थ बस लिख देता हूँ क्योंकि समय ज़्यादा ना हो, आप उसको चतुर्थ स्कंद लिख लीजिएगा। ठीक है, सती का शरीर त्याग, फर्स्ट है सती का शरीर त्याग। ठीक है, सती का शरीर त्याग और दक्ष यज्ञ विध्वंस, शरीर त्याग और दक्ष यज्ञ विध्वंस।
ठीक है, रुक जाइए, मैं जैसे आपको समय दूंगा लिखने के लिए, ठीक है। अभी पहले एक बार इसको सुन लिया करिए, ठीक है, उसके बाद फिर लिखा करिए, ताकि देखा करिए पहले, जैसे क्लास में नहीं होता है ठीक वैसे ही ऐसा बना के चलिए कि नहीं क्लास में है। ध्रुव की कथा, ध्रुव की। अब आप लोगों ने बहुत मज़े ले लिए हैं, ठीक है, कि बस 4-4 मिनट की वीडियो में एकदम फटाफट समझा देते थे, हाँ ऐसे इसके लिए करना है, इसके लिए। अभी तक तो आप ये समझ रहे थे कि मंच पर कैसे बोलना है और अच्छे से कुशल प्रवक्ता बनने की क्या योग्यता होनी, ये सीख रहे थे। अब तो आप उतर आए हैं मैदान में, ठीक है। अभी तक तो मैदान के बाहर थे, ठीक है ना, बेसिक पढ़ रहे थे। अब आप लोग मैदान में उतर आए हैं, अब तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। फिर आता है महाराजा अंग और बेन की कथा। महाराजा अंग और बेन की कथा, ठीक है, बेन की कथा। यहाँ पर लोग लिख लीजिए कथा, महाराजा अंग और बेन की कथा, ठीक है। हम इनको साथ में लिख दीजिए, ठीक है। हम कुछ चीज़ों को स्पेस की वजह से नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि अगर लिखने बैठेंगे तो एक ही पूरे में हो जाएगा, इसलिए कुछ को शॉर्ट में अगर लिख देते हैं तो उसको आप लोग ये मत समझिए कि अरे इसको पूरा क्यों नहीं लिखे, या फिर यहाँ ये जी क्यों नहीं लगाए, हम भी नहीं लगाएंगे, ऐसा मत सोचिए। आप करिए, ठीक है। आप अगर अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं तो उसमें अच्छे से करिए। और एक बात तो अगर करने तो और बेहतर रहेगा, जैसे पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो पहले रफ में लिखा करिए, और रफ में लिखने के बाद दूसरी बार जब आप लोग लिखें उसके बाद आप लोग उसमें लिखिए, अपनी जो मुख्य कॉपी है, ठीक है, उसमें लिखा करिए। ये हो गया चौथा, राजा प्राचीन बर्हि तथा नरकों का वर्णन, ठीक है। इसको यहाँ आ जाएगा ना, हाँ आ जाएगा। राजा प्राचीन बर्हि तथा नरकों का वर्णन। नरकों का वर्णन, ठीक है, ये चीज़ है। ये है आपका पूरा समाप्त हो गया। अरे हाँ, समय देना है आपको ना, लिखिए चलिए। ये चतुर्थ है सती का शरीर त्याग और राजा दक्ष की यज्ञ का विध्वंस करना, फिर ध्रुव की कथा, फिर महाराजा अंग और बेन की कथा, फिर चौथा है राजा प्राचीन बर्हि तथा नरकों का वर्णन। ये कौन सा है? फोर्थ है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लें। तो चलिए अब पांचवें में बढ़ते हैं, ठीक है ना, पांचवें स्कंद। ये भी छोटा सा ही है, आपको ज़्यादा मेहनत तो 9वें और 10वें में करनी पड़ेगी, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आप लोग समझ गए तो ठीक रहेगा। अभी पंचम, हम यहाँ केवल 5 लिख रहे हैं, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि 5 लिख रहे हैं गुरुजी, पंचम काहे नहीं लिख रहे हैं, हम भी 5 ही लिखेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पंचम स्कंध व्यवस्थित ढंग से लिखना है, ठीक है ना, अंडरलाइन करके लिखना है, सुंदरता से लिखना है। फिर हम हो सकता है फ़ोटो भी उसकी मंगा लें, इसलिए अच्छे से लिखिएगा, ठीक है ना, कोई चीटिंग नहीं करेंगे। भगवान ऋषभ देव की कथा, भगवान ऋषभ देव की कथा, ठीक है। सेकंड है जड़ भरत की कथा, जड़ भरत की कथा, ये बहुत ही मुख्य है, ठीक है ना। इसको छोड़ देंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा, इसको अच्छे से लिखिए और पूरा अंतिम तक वीडियो देखा करिए, ठीक है। हमने जो कल गले के लिए एक वीडियो बनाई थी तो आप लोगों ने इसको पूरा नहीं देखा, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने कुछ मिनट के वीडियो उसको काट दिया था। हालांकि जानबूझकर नहीं काटे थे, वो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कट गया था। लेकिन किसी ने कभी कमेंट नहीं किया कि गुरुजी अधूरा है या कुछ और, यानी कि आप लोग सिंसियर ढंग से देखते नहीं हैं, या फिर देखते हैं तो समझ नहीं रहे। जब भी देखें तो दिमाग को खोल कर देखें, ठीक है।
तो हमने वो वीडियो बना, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी कमेंट नहीं किए कि गुरुजी इसमें पूरा नहीं है या कुछ और। तो देखिए, जब भी देखें तो सिंसियर ढंग से देखें, अच्छे से करेंगे तो ही फायदा है, नहीं तो फिर भटकते रह जाएंगे। और समय की बर्बादी मतलब अपना स्वयं का विनाश, ठीक है, इसलिए समय की बर्बादी न करेंगे। पृथ्वी के नीचे के लोगों का वर्णन, पृथ्वी के नीचे के ठीक है, इसमें इतना है। ये 5वां है, इसको याद कर लें। भगवान ऋषभदेव की कथा, जड़ भरत की कथा, पृथ्वी के नीचे लोगों का वर्णन, ठीक है, पृथ्वी के नीचे जो लोग हैं उनका वर्णन करना है इसमें। चलिए अब छठे स्कंद में, ठीक है।